हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक एमसी स्टडी सीएसएस प्लेटफॉर्म। आई होप यू आर डूइंग वेल। आपको पता है कि हमारा सीएसएस नजदीक आ चुका है और आपके पास इतना अगर डॉन कंप्लीट पढ़ने का जरूरत नहीं है, सारा दिन उसके ऊपर लगाने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर आपके 20 to 30 या 35 मिनट्स तक कंप्लीट एनालिसिस यहाँ पर लेकर आते हैं, जो आपके एनालिटिकल अप्रोच को आपकी डेवलप करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अभी आपके पास देखें, टेस्ट सीरीज तो ऑलरेडी मैं पहले भी कहता हूँ, टेस्ट सीरीज चल रही है, राइटिंग प्रैक्टिस आपकी चल रही है। यहाँ पे चाहिए आपका जो है एनालिसिस, यहाँ पे एनालिटिकल अप्रोच आपकी चाहिए, वो यहाँ पर हम डेवलप करेंगे। ठीक है, यहां पर आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इस चीज को यहां पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आज हम बात करें यहां पर ग्लोबल चेस बोर्ड की बात करेंगे, हैज बिकम मोर कॉम्प्लेक्स देन प्रीवियस ड्यू टू चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर एंड कपल्ड विद हाइपर नेशनलिज्म एंड पॉपुलिज्म। इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे। दूसरा जो आर्टिकल ओपिनियन है, सॉरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, रफिया जकरिया ने लिखा है। आपको पता है कि वो जेंडर पर बहुत अच्छा लिखती है, तो हमारे यहाँ जो ऐसे के अंदर जो है यहाँ पर जो है वो इसका लाजमी टॉपिक आ जाता है जेंडर के ऊपर, चाहे विमेन इन पाकिस्तान हो, चाहे वुमेन एम्पावरमेंट हो, तो ये वेमेन को लेकर मैन के साथ रिलेट करके ऐसे लाजमी आता है। तो यहां पर जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली पढ़ने वाले हैं कि जो क्रिटिसिज्म ऑन पेट्रार्कल माइंडसेट अकॉर्डिंग टू रफिया जकरिया। ठीक है, थर्ड वन जो हमारे पास है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एंटी अब्यूज बिल पास किया गया है, डोमेस्टिक वायलेंस प्रोटेक्शन 2025। ठीक है, ये पास किया गया है। बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है कि वुमेन्स को किस तरह प्रोटेक्ट किया जा रहा है, इस चीज को हम देखेंगे पाकिस्तान के अंदर, इन केस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, अगर हम लास्ट हम बात करें जो हमारे पास है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्रीकल्चर, ग्लोबली एग्रीकल्चर जो लॉस हुआ है, $3.2 ट्रिलियन इसका लॉस हुआ है। और यहां पर हम अपना पाकिस्तान का भी केस देखेंगे, और यहां पर जो है हम एशिया का कंप्लीट देखेंगे कि 47% कंट्रीब्यूट करता है कि एग्रीकल्चर लॉस हुआ है। किसकी वजह से हुआ है? नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से हुआ है। तो ये जो हमारे टॉपिक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर अगर हम बात करें पाकिस्तान अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो यहां पर चलते हैं, हम लर्न करते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे यहां पर ग्लोबल चेस बोर्ड। कितना इंटरेस्टिंग जो है यहां पर हमारा टॉपिक है चेस बोर्ड। आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स जो है वो ये यहां पर गेम है, तो ग्लोबल जो है लेवल के ऊपर भी एक जो है ना, एक कह ले के जो ग्राउंड बन चुका है वो बहुत सारा जो है ना कॉम्प्लेक्स बन चुका है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि आपका वर्ल्ड ऑर्डर डे बाय डे चेंज हो रहा है, हाइपर नेशनलिज्म इधर बढ़ रही है डे बाय डे। अब जिसके पास पावर है और पैसा है, दोनों, जिसकी इकोनॉमी और मिलिट्री दोनों पावर है ना, वो क्या करते हैं कि वो जो पुअर कंट्रीज के उनके ऊपर जो है अपना हेजेमोनियक बिहेवियर जो है वो क्या करते हैं, जो है वो उनके ऊपर दबाने की कोशिश करते हैं ना, उनका हेजेमोनियक बिहेवियर जो यूज करते हैं उनके अगेंस्ट, फिर जो उनको अपना जो वो कहते हैं उनको करना पड़ता है। तो ये चीज है यहाँ पर, इस चीज को हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, यहां पर देखेंगे कि दुनिया के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वॉर चल रहा है, किस तरह जो पावरफुल कंट्रीज हमेशा जो है वो कह ले कि एक पुअर कंट्रीज के ऊपर किस तरह जो है वो अटैक कर लेते हैं, जॉल्ट करते हैं, उनको अपने खातिर जो है वो यूज करते हैं, मैनिपुलेट भी करते हैं। तो ये इस आर्टिकल्स के अंदर जो टोटली लिखा गया है, हम इस चीज को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और एनालाइज भी करेंगे चीजों को। अगर यहाँ पर देखा जाए ग्लोबल ग्लोबल अफेयर एनालिसिस, यहाँ पर ये चीज हम डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूं। ठीक है, यहां पर क्रम्बलिंग चेस बोर्ड, यहां पर हाउ मेजर पावर्स आर रीराइटिंग द रूल्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्डर। अब यहां पर जिसका आपको पता है जो पावरफुल कंट्रीज है वो हमेशा इंटरनेशनल लॉ को जो है वो फॉलो नहीं करते हैं। इंटरनेशनल लॉ अगर देखा जाए तो वो सारा का सारा थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए जो है वो बनाया गया। ठीक है, यहां पर अगर बात की जाए, आपको पता है कि 1945 के अंदर यूएनओ का बना। यूएनओ का पर्पस क्या था कि दुनिया के अंदर पीस लेकर आना। ठीक है, यहां पर हार्मनी को जो है यहां पर कह ले के वो मेंटेन करना, हार्मनी लेकर आना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग लेकर आना, रिकंसिलेशन लेकर आना अमंग द स्टेट्स। लेकिन हुआ क्या है कि यहां पर उसका फ्लोर नजर आता है। यहां पर अगर हम केस की बात करें, सबसे मल्टीपल पावर्स सेंटर्स असर्ट इन्फ्लुएंस थ्रू मिलिट्री फोर्स या इकोनॉमिक कोरिजन या यूनिलैटरल एक्शन, ये तीन चीजें हैं यहां पर। ग्लोबल चेस बोर्ड के अंदर होता है ना कि दोनों कंपटीशन बराबर में खेलते हैं, है ना, कंपटीशन बराबर में होता है। लेकिन ग्लोबल चेस बोर्ड में थोड़ा ना इंटरेस्टिंग है और थोड़ा डिफरेंट भी है। यहां पर जिसके पास मिलिट्री पावर ज्यादा है, जिसके पास इकोनॉमिक पावर ज्यादा और जिसके पास यूनिलैटरल पावर ज्यादा है ना, लेने की डिसीजन लेने की यूनिलैटरल, तो वो समझो कि चेस बोर्ड का विनर वही है ना। तो यहां पर ये चीज कही गई। क्रिएटिंग क्योटक मल्टीपोलर वर्ल्ड, आपको पता है कभी पूरी दुनिया जो मल्टीपोलैरिटी की तरफ जो शिफ्ट हुई। आपका यहां पर मैं आपको पता है कि 1945 के बाद आपका जो है वो दुनिया बाइपोलर जो सिस्टम चला। ठीक है, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म, देन आपका जो है यूनिपोलैरिटी की तरफ चला गया। ठीक है, अगर फ्रांसिस फुकुयामा को पढ़े तो आपको पता लग जाएगा पूरे जो दो आइडियोलॉजी जो हमेशा जो है इनका कॉम्पिटिशन रहा है। ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें आज जो है
आज एकदम से रीजनलाइजेशन बढ़ती जा रही है, मल्टीपोलैरिटी आपको पता है बढ़ती जा रही है, डीडोलाइजेशन बढ़ती जा रही है। ये बेसिकली किसके थ्रू है? यहां पर अगर देखा जाए तो वेस्टर्न कंट्रीज के जो पावरफुल कंट्रीज है उनके सैंक्शंस, इकोनॉमिक प्रेशर्स अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा था, हेजेमोनिक बिहेवियर बहुत ज्यादा था। तो इसकी वजह से जो है यहाँ पर मल्टीपोलैरिटी की तरफ जो है शिफ्ट हो रहा है, एकदम से वर्ल्ड ऑर्डर जो चेंज हो रहा है। यहाँ पे यूनिलैटरल वॉर्स, अगर यहाँ पर जो पावरफुल कंट्रीज है वो क्या करते हैं, अपनी जो है वो ताकत को यूज करते हैं जो भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है या पुअर कंट्रीज है उनके अगेंस्ट। अब यहाँ पर क्यूबा से लेके अगर आप इराक की बात करें, कोल्ड वार के अंदर से लेके वियतनाम से लेके और कोरिया के लेकर या जितने भी कंट्रीज से लेकर इसके बाद अफगानिस्तान के अंदर चल रही है, इस तरह इंडिया पाकिस्तान को जो है वो यहाँ पर अटैक कर देता है। इस तरह के जो है बहुत सारे, इराक के ऊपर अटैक हुआ, अभी गजा के ऊपर जो है वो यहाँ पर इजराइल पावरफुल था तो उसने अटैक कर दिया, रशिया को देख ले उसने यूक्रेन पर कर दिया। तो ये सारे केसेस यहाँ पर है, हम इस चीज का यहाँ पर एनालिसिस का हाइपर नेशनलिज्म क्या था। अब देख ले पॉपुलिज्म बहुत ज्यादा, जहां पे डेमोक्रेसी है वहां पे पॉपुलिज्म है आपकी, है ना। अब पॉपुलिज्म के फायदे भी हैं, पॉपुलिज्म के नुकसान भी हैं, है ना। अब होता क्या है, पॉपुलिज्म के थोड़े से फायदे बता देता हूं। अब पॉपुलिज्म से ये होता है कि जो बैकवर्ड एरियाज के लोग होते हैं उनको पॉलिटिकल कल्चर का, पॉलिटिकल जो है ना वो कहले का अफेयर्स का नहीं पता था, है ना, पॉलिटिकल कल्चर का उनका अवेयरनेस नहीं होती। लेकिन ये पॉलिटिकल पॉपुलिस्ट लीडर्स आते हैं, लेकिन ये होता है कि ये कहले के कर करके ना इजलास वगैरह करते हैं, ये बड़े बड़े यहाँ पर कहले के मजमा लगाते हैं, किस्म लोगों को इकट्ठा करते हैं, फिर यहाँ पर स्पीचेस होती हैं, तो ये तकरीर करते हैं। यहाँ पर जो लोकल फिर लोग हैं ना उनको जो है पता चलता है कि बेसिकली जो है पाकिस्तान के अंदर जो है या किसी भी कंट्रीज के अंदर जो पॉलिटिकल कल्चर कैसा है, फिर उनको पता चलता है, फिर वो पार्टिसिपेट करते हैं, वोट देते हैं। तो ये भी एक फायदा है। लेकिन अगर इसका साइड इफेक्ट देखा जाए तो वो भी है, ये क्या करता है कि सोसाइटी को जो है वो पोलराइज कर देता है, पोलराइजेशन जो है एकदम से फैल जाती है, क्योटेक सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि हर लीडर जो पॉपुलिस्ट लीडर वो अपनी ही पॉलिसीज को डिस्कस करेगा, दूसरे की नहीं करेगा, है ना। तो यहां पर फिर एक पोलराइजेशन सोशो इकोनॉमिक अगर कहे सोशो पॉलिटिकल जो है वो यहां पर पोलराइजेशन क्रिएट हो जाती है। पॉपुलिज्म का ये भी इफेक्ट है। तो पॉपुलिज्म दोनों साइड पे काम करता है, पॉजिटिव भी है इसका, नेगेटिव भी है। लेकिन हम यहां पर इसका थोड़ा ओवरव्यू ले लिया। यहां पर अगर देखा जाए हाइपर नेशनलिज्म, पहले नेशनलिज्म तो ये था ना कि हमने जो है अपने कह ले के कंट्रीज को प्रोटेक्ट करना है, नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखते हुए हमने डिसीजन मेकिंग करनी है। लेकिन आज के दौर में पता क्या हो रहा है, यहां पर पहले सबसे पहले तो डिवीजन की बात करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, डिवीजन की बात करते हैं कि डिवाइड करते हैं, है ना। आज दुनिया को डिवाइड कर रहे हैं, है ना। जब वो आप रीजनल लेवल पे डिवाइड कर रहे हो, चाहे आप ग्लोबल लेवल के ऊपर डिवाइड कर रहे हो, चाहे आप नेशनल लेवल के ऊपर डिवाइड कर रहे हो, तो हाइपर नेशनलिज्म इस तरह है। उसके बाद जीनोफोबिया आपको पता है एकदम से बढ़ता जा रहा है, सैंक्शंस एकदम से बढ़ते जा रहे हैं। आपको पता है कि जिसने पावरफुल कंट्रीज अगर देखा जाए वो क्या करते हैं कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है उनके अगेंस्ट क्या करते हैं, यहाँ पर सैंक्शंस लगा देते हैं। अब यहाँ पर पाकिस्तान को भी सैंक्शंस का सामना करना पड़ा, इंडिया को भी, अफगानिस्तान को भी करना पड़ रहा है, यहाँ पर मिडिल ईस्ट को कंट्रीज को भी करना पड़ रहा है, बांग्लादेश को भी देख ले, यहाँ पर जितने भी अगर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का तो उनको फेस करने पड़ते हैं सैंक्शंस। तो यहाँ पर यह चीज भी है हाइपर और एंटी ग्लोबलिज्म। यहाँ पर आपको पता है कि 1945 के बाद एकदम से ग्लोबलाइजेशन जो बढ़ती जा रही, तो अभी तक जो एकदम से जब से टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन है उस दौर से जो तो और ज्यादा जो है वर्ल्ड जो है ना ग्लोबलाइजेशन, एक दुनिया पूरी एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। ठीक है, यहां पर बैठे होकर आप कहीं पे भी ऑनलाइन जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया के साथ इस वक्त आप कनेक्ट हो चुके हैं जहां पर आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो एक चीज तो ये, लेकिन ये एंटी ग्लोबलिज्म। यहां पर अगर लीथल टेक्नोलॉजीज की बात की जाए, आपको पता है कि यहां पर यूक्रेन के अंदर, यहां पर अगर देखा जाए तो गजा के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, यहां पर जो है वो यहां पर एआई वॉरफेयर आपको पता है, यहां पर चल साइबर कहले के थ्रेट्स बहुत ज्यादा यहां पर बढ़ गए, साइबर अटैक्स बढ़ रहे हैं, यहां पर ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं। यहां पर आपको पता है अभी अप्रैल के अंदर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 4 डे जो वॉर लगी रही है वो एआई ही यहां पर वॉर थी दोनों कंट्रीज के दरमियान में, ड्रोन जो है यहां पर गिराए गए। ठीक है, तो ये टोटली अगर देखा जाए तो एकदम से जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है अभी, ठीक है, एक ग्लोबल जो चेस बोर्ड बन चुके हैं, एक कॉम्प्लेक्स कि जिसके हाथ में ज्यादा पावर है वही यूज करता जा रहा है। ठीक है, यहां पर देखा जाए साइबर अटैक्स है, डिसइंफॉर्मेशन है, कंपाउंडिंग ग्लोबल अनसर्टेनिटीज, ये चीजें सारी क्या करती हैं, आपके एआई वारफेयर है, वारफेयर है, या आपकी जो है साइबर अटैक्स हैं, या आपका डिसइंफॉर्मेशन है, ये क्या कर रहे हैं बेसिकली जो ग्लोबल जो है अनसर्टेनिटी को जो है और ज्यादा इनहेंस कर रहे हैं। यहां पर अगर केसेस की बात की जाए, आपको पता है कि यहां पर मैं थोड़ा सा इसको बता, आर्किटेक्ट्स बैटरल्स, यहां पर अगर देखा जाए आर्किटेक्ट जो बैटरल बेवफाई है, यहां पर इस चीज को आयरॉनिकली द यूनाइटेड स्टेट्स चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द पोस्ट वॉर ऑर्डर इज लीडिंग डिसमेंटलमेंट्स। अब 2003 के अंदर क्या हुआ, इराक के ऊपर जो है बेसिकली हमला किया गया, यूनिलैटरल डिसीजन था इसका एस्टैब्लिश डेंजरस प्रेसिडेंट्स ऑफ यूनिलैटरल
यहाँ पर प्रिमेटिव अटैक्स, यहाँ पर जो इराक के अंदर अटैक किया 2003 के अंदर, यहाँ पर अब वही बात आ गई ना, जिसके अंदर मिलिट्री फोर्स ज्यादा है, जिसके इकोनॉमिक जो है वो कह ले इकोनॉमी पावरफुल है, और जिसका अगर यूनिलैटरल डिसीजन लेने की पावर है तो वो कुछ भी कर सकता है और वो अपना मातहत बना सकता है किसी को भी। यहाँ पर कैस्केडिंग की बात करें, यहाँ पर सबसे पहले रशिया ने क्या किया, यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर किया, इजराइल ने गजा के ऊपर किया, ऑल फॉलोइंग द प्रेसिडेंट्स। इसी तरह आप देखें कि जिसके पास इकोनॉमी स्ट्रांग है, जिसके पास कह ले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्ट्रांग है, जिसके पास कह ले मिलिट्री फोर्स स्ट्रांग है, वो दूसरे कंट्रीज के ऊपर हमला करता है। फॉर वल्नरेबल स्टेट्स ब्रेक डाउन ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर हैज इमर्ज्ड ए सीरियस चैलेंज जो है बन चुका है। अब यहाँ पे 4 थिएटर्स ऑफ कंटेस्टेशन का मतलब होता है यहाँ पर झगड़ा, डिस्प्यूट को बोला जाता है, ठीक है। जो 4 थिएटर्स आप कौन कौन से है जी, यहां पर अभी हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। अब यहां पर हम थोड़ा सा इसको यहां पर मैं फिर बता देता हूं कि आपको पता है कि यहां पर यूरोप के अंदर देखा जाए तो नेटो एक्सपेंशन क्या कर रहा है। यहां पर जो है अब यूक्रेन का जो कुछ पार्ट कहता है कि हम जो है नेटो को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, लेकिन जो रशिया कहता है कि नहीं, हम इसके ऊपर जो है वो कह ले कि ये हमारा है, हम इसके ऊपर कब्जा करना चाह रहे हैं। अब इसके तहत में क्या हुआ, यहां पर देखा जाए तो रशिया ने किसके ऊपर, यूक्रेन के ऊपर जो हमला किया। यहां पर मिलियंस ऑफ कह ले के जो डिस्प्लेस्ड हुए यूक्रेनियन, जितने भी यहां पर माइग्रेट हुए, यहां पर सैंक्शंस लगाए गए। अभी रशिया के ऊपर रिसेंटली जो है सैंक्शंस लगाए, यूरोपीय यूनियन ने और यूएसए ने, दोनों ने जो है यहां पर रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं। यहां पर अगर देखा इंटरनेशनल बिगेस्ट क्वाइज। अब यहां पर होता क्या है, अब यूएनओ जो बनाई गई थी 1945 के अंदर, अब ये 5 कंट्रीज हैं जो वीटो पावर की जो है यहां पर वीटो पावर रखते हैं यूएनओ के अंदर। अब ये दिल करता, जब भी इनका दिल करता है ये वीटो पावर यूज कर लेते हैं, है ना। वीटो पावर यूज कर लेते हैं तो फिर ये अपनी मर्जी से जो चाहे कुछ भी करते रहते हैं। तो इसी तरह जो है यहां पर है पैलेस्टाइन के अंदर, आपको पता है कि अभी जो है यहां पर वॉर लगी, सीज फायर हुई है, लेकिन वो नाम नहादी है, लेकिन उसका क्लैरिटी अभी कोई रेजोल्यूशन या कोई कह ले का लीगल फ्रेमवर्क वो नजर नहीं आया। लेकिन इसकी यूएनओ के साथ, यूएनओ में इसकी डिस्कशन हो रही है, जिसके ऊपर 9 कंट्रीज की यहाँ पर कंसेंट चाहिए। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट होने वाली है। तो यहाँ पर इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बनाई जा रही है, ठीक है, जिसके अंदर जो है यहाँ पर अरब कंट्रीज भी होंगे, पाकिस्तान भी कंट्रीज हो, लेकिन इजराइल ने यहाँ पर जो है वो टर्की को यहाँ पर मानने से इनकार कर दिया। ये मैं पहले भी बात बता रहा हूं अभी। लेकिन यहाँ पे यूएई ने, आपको पता है वहां अब्राहम अकॉर्ड साइन किया था इजराइल के साथ 2020 के अंदर, ठीक है। अब यूएई का यहाँ पे एक कहने की स्टेटमेंट सामने आई है कि हम जो है इसको ज्वाइन अभी करने का फैसला नहीं किया। तो ये हमने लास्ट एनालिसिस में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद ईस्ट एशिया की बात की जाए यहां पर, अब आपको पता है यूएसए और चाइना के अंदर राइवलरी रही है। साउथ चाइना सी के अंदर देखें किस तरह टेंशन बढ़ रही है, इंडो पैसिफिक ओशन के अंदर देख लें तो यहां पर जो है हमेशा से जो आप देखें यूएसए और चाइना के दरमियान में एक वॉर, पहले जो यूएसए की जो कह लें कि जो टेंशन थी ना, राइवलरी, वो जापान के साथ थी, ठीक है। 19 अगर 79 की बात की जाए या 89 की, तो उस वक्त जो राइवलरी थी ना यूएसए की, वो जापान के साथ थी। अब चाइना के साथ है, चाइना के साथ अब साउथ चाइना सी हो, चाहे आपका इंडिया पैसिफिक ओशन हो, तो यहां पर इन दोनों को राइवलरी, यहां पर ट्रेड टैरिफ भी, ट्रेड वॉर भी चल रही है, टैरिफ लगा रहे जा रहे हैं। उसके बाद अगर यहां पर पोस्ट पर जो फ्री चार्जेस होता है टैरिफ, वो भी लगाए जा रहे हैं यहां पर एक दूसरे कंट्री, इनके दरमियान में जो है एकदम से जो है वो हाइपरनेस जो है यहां पर क्रिएट हुए, टेंशन क्रिएट हुए, कॉन्ड्रम जो है इनके दरमियान में क्रिएट हुआ। साउथ एशिया की बात करें यहां पर, तो यहां पर देखें साउथ एशिया का आपको पता है कि यहां पर इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक, पहलगाम का जो है मुद्दा बनाकर यहाँ के ऑपरेशन सिंदूर को स्टार्ट किया। अब दोबारा जो उसको स्टार्ट करने की बात की जा रही है बार बार। तो यहां पर इंडिया पाकिस्तान के अंदर एक प्रॉक्सी वॉर जो लड़ रहा है, यहां पर जो अफगानिस्तान को ऐसे बनाया, जो इनकी रिप्रोचमेंट बढ़ रही है, जो चाहबार के ऊपर जो है वो यूएसए को 6 मंथ का एग्जाम्पशन मिले हैं काम करने के चाहबार। तो यहाँ पर इंडिया जो है चाहबार के जरिए जो सेंट्रल एशिया तक जाएगा, काबुल तक जाएगा, उसके बाद यूरेशिया का तक जाएगा। तो एमएसी जो कॉरिडोर बनाया गया था उसका भी जो है फाउंडेशन यहां पर ही रखी गई है, उसकी भी कनेक्टिविटी इनके साथ ही होती है। तो यहां पर जो पाकिस्तान का अराउंड जो है ऐसे बन चुका है। तो यहां पर जो इंडिया और अफगानिस्तान की रिप्रोचमेंट है, इससे साफ नजर आती है कि यहां पर जो पीके के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर जो टेररिज्म बढ़ती जा रही है, तो इसका जो जिम्मेदार है ये लोग। तो यहां पर जो अकॉर्डिंग टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ अभी रिसेंटली इस्लामाबाद के अंदर उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि ये लोग, इनकी रिप्रोचमेंट बढ़ी है, जो इनके हथकंडे जितने अपनाए जा रहे हैं वो सारे इन लोगों के हैं, ठीक है। तो
तो यहाँ पर जो अभी जो है वो अफगानिस्तान के री एंगेजमेंट की बात की जा रही है, यहाँ पर इस्तांबुल के अंदर भी इनकी भी डिस्कशंस हुई हैं अभी, ठीक है, अभी जो है इस्लामाबाद में भी होंगी, तो कुछ ना कुछ इसका सोल्यूशन निकलेगा। तो यहाँ पर ये था। तो यहाँ पर एक बात कर रहे हैं, सारा जो मुद्दा है ना वो ग्लोबल चेस बोर्ड है, कि एक ग्लोबल चेस बोर्ड में तो फिर भी दो होते हैं ना खेलने वाले, यहाँ पर ग्लोबल चेस बोर्ड में ये है कि एक ही है जिसके पास मिलिट्री पावर ज्यादा, इकोनॉमी अच्छी है, यूनिलैटरल डिसीजन की पावर रखता है, विनर वही है ना, ये चीज है सारी। यहां पर हम बात करेंगे मैन और लॉज, मैन और लॉज, ठीक है। यहां पर अगर बात करें, ये इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और रफिया जकरिया, आपको पता है, यू नो वेरी वेल अबाउट हर, के वो जेंडर के ऊपर लिखती है, और जेंडर के ऊपर ऐसे लाजमी आता है हर बार, कहीं ना कभी लाजमी जो है कहीं ना किसी स्टेटमेंट को मोल्ड करके जो पूछ लेता है, वुमेन एम्पावरमेंट पे, जेंडर इक्वालिटी पे ले आएगा, या वुमेन इन पाकिस्तान में ले आएगा, ठीक है। तो इस तरह कनेक्टिविटी करके वो लाजमी जो है वो ऐसे का टॉपिक आता है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर टोटल अगर देखा जाए क्रिटिसिज्म ऑन पैट्रियार्कल माइंडसेट, तो टोटल रफिया जकरिया ने जो है यहाँ पर उनको लेकर बहुत अच्छा एनालिसिस किया है। यहाँ पर जेफरी, आपको पता है जेफरी एप्स्टीन का जो अभी केस चल रहा है, इसको हम यहाँ पर ओपनली डिस्कस नहीं करेंगे, बड़ा सेंसिटिव केस है, तो हम इसको लेकर यहाँ पर ब्लैंटेडली जो है यहाँ पर इसके अंदर डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पर हमने रेफरेंस ऐसे इसी तरह जहां पर लिखा हुआ इस तरह कोट भी नहीं करेंगे, हम एज एग्जांपल कर सकते हैं कि विमेंस जो है वो प्रोटेक्शन नहीं मिलती, उनको हैरेस किया जाता है, उनको जो है यहाँ पर ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर पैट्रियार्कल माइंडसेट के अंदर यहाँ पर देखेंगे रफी जकिया ने यहाँ पर कौन कौन सी चीजें यहाँ पर डिस्कस की, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर पॉलिटिकल इनकी एक स्टेटमेंट है, इसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कहते हैं अगर करने के लिए कुछ भी ना होना और कुछ भी समझ में ना आ रहा तो एक बिल पास करें, ठीक है, एटलीस्ट दिल को तो तसल्ली मिलेगी ना, दिल को सेटिस्फेक्शन मिलेगी, उसके रिजल्ट्स क्या निकलते हैं, रेपरकशंस क्या निकलते हैं, उससे लेना देना नहीं है, एक बार दिल को तसल्ली तो मिले। तो ये चीज यहां पर डिस्कस किया। अगर देखा जाए पॉलिटिकल दुनिया के अंदर जितने भी लॉज पास किए जाते हैं पॉलिटिकल, आज पावर गेम चल रही है पूरी दुनिया के अंदर, पावर गेम, जिसके पास पैसा ज्यादा, मिलिट्री फोर्स, वही पावरफुल है ना। अब वो क्या करता है, कानून ऐसे पास करेगा, हमेशा जो वुमेन्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए वो चीज नजर नहीं आती। यहां पर जो पूरा हम एनालिसिस कर रहे हैं रफिया जकरिया के इस ओपिनियन को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम हॉलोइंग आउट ऑफ जस्टिस, अगर देखा जाए जितने भी लॉज पास किए गए हैं, अगर उनका, वो कहती है कि अंदरूनी जो है ना ये खोखले हो चुके हैं, इनके अंदर जो इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए वो नहीं हो पाती, वुमेन्स को जो है वो प्रोटेक्ट नहीं किया जाता। तो ये एक चीज भी है। पाकिस्तान के अंदर एक एंटी अब्यूज बिल पास किया गया, डोमेस्टिक वायलेंस प्रोटेक्शन 2025, अभी नेक्स्ट एडिटोरियल वही है, वो डिस्कस करने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर अगर बात करें, फिर ये बात करती है कि सिस्टम पूरा जो है ना वो एक अंदर से खोखला हो चुका है, कि प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं होती, इनके वल्नरेबिलिटी फॉर वुमेन। अब यहां पर देखा जाए जितने भी लीगल फ्रेमवर्क आज तक पास किए गए, एक की भी कह लो कि वो कहते हैं कि प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई, जहां तक ये बच सके। अब यहां पर जो केस डिस्कस कर रहे हैं ना, जेफरी एप्स्टीन की केस यहां पर डिस्कस किया जा रहा है, लेकिन मैंने पहले बोला सेंसिटिव है, हम उसके ऊपर डिस्कशन नहीं कर रहे, लेकिन वहां पर ब्लैंटेडली जो है यहां पर इसको डिस्कस किया गया, ठीक है। तो किस तरह जो विमेंस के अगेंस्ट जो है वो हैरेसमेंट या जो होनी चाहिए मैनिपुलेशन, साइबर स्टॉक, वो नहीं होनी चाहिए। वो ये कहते हैं कि पैट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर विमेंस आज भी दबी हुई हैं, ठीक है। हिस्टोरिकल जितने भी लॉज तो पास कर लिए जाते हैं दिल को तसल्ली देने के लिए, लेकिन प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन उनकी नहीं है, ये चीज इस ओपिनियन के अंदर कही गई है। हॉब्सियन वर्ल्ड अगर देखा जाए, जितने भी रूल ऑफ लॉ की अगर बात की जाए, रूल ऑफ लॉ है, लेकिन आज दुनिया के अंदर वही हैप्पीएस्ट कंट्री है जहां पे जो है इक्वालिटी चल रही है, वुमेन एंड मेन जो है बराबर है, इक्वली, है ना। आप स्कैंडिनेवियन कंट्री बेस्टेस्ट आपके पास एग्जांपल है, हमारा एग्जाम अंदर कहीं ना कहीं पे हम लाजमी देते हैं इनके एग्जांपल कि वो हैप्पीएस्ट। अगर आइसलैंड में देखें पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन वुमेन की देखें, डेनमार्क के अंदर देखें, स्विट्जरलैंड के अंदर देखें, फिनलैंड के अंदर देखें, सबसे ज्यादा दुनिया के अंदर, है ना। पॉलिटिकल हेड अगर स्टेट अगर देखा जाए, हेड ऑफ गवर्नमेंट देखा जाए तो सबसे ज्यादा यहां पर, ठीक है। तो यहां पर अगर बात की जाए तो, लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया का रूल्स तो बना दिया था लीगल फ्रेमवर्क, लेकिन उनकी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाती, ठीक है। वुमेन्स को जो है ये जितने भी लीगल लॉज वगैरह पास किए जाते हैं पावर गेम के अंदर, जो वुमेन्स है वो कंप्रोमाइज्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो इस चीज की बात करती है पैट्रियार्कल माइंडसेट की टोटल, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास है एंटी अब्यूज बिल, अभी पास किया गया है। आप यहाँ पर मैं थोड़ा बता दूं, यहाँ पर
आपको पता है कि लास्ट टाइम जो है वुमेन जो है वुमेन्स के ऊपर आया था, ऐसे आया था टॉपिक बेसिकली सीएसएस के अंदर, तो हमारा यहाँ पर पाकिस्तान, इन केस ऑफ पाकिस्तान आया था, ठीक है, क्या वुमेन्स को राइट मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, ठीक है, एज कंपेयर टू मैन। तो यहाँ पर अगर ये चीज है, तो यहाँ पर अगर जेंडर इक्वालिटी पे बात आती है, सॉरी जेंडर पे कोई क्वेश्चन आ जाता है या ऐसे आ जाता है, तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि अभी जो 2025 के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस प्रोटेक्शन बिल पास किया गया है, बेसिकली उनके लिए किया गया है जो बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं, जो घरों में लेबर फोर्स काम करते हैं, उनके ऊपर जो कह ले कि उनको जुल्म का एक किस्म का सामना करना पड़ता है, उनके साथ मिस जो है ना वो अच्छा ट्रीट नहीं किया जाता, ठीक है, तो उनके लिए एक कहा गया कि डोमेस्टिक वायलेंस जितना भी होता है उनको काम खाता है। अब अगर यहाँ पर देखा जाए, सबसे पहले Domestic Violence Prevention Protection Bill 2025 aims to shield vulnerable individuals, but its efficacy hinges on overcoming deep-seated procedural and societal barriers undermine justice। यहाँ पर देखा जाए तो आपको पता है कि लॉ तो पास कर दिया जाता है, यहाँ पर हो जाता है, लेकिन उनकी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाती है ना। अब आज देख रहे कि कितने बिल्स, वुमेन प्रोटेक्शन बिल पास हुआ पड़ा है 2006 के भी अंदर हुआ, लेकिन अभी तक प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन अगर होती तो आज इतने रेपिस्ट जो केस कह ले कि यहाँ पर होते हैं, रिपोर्ट किए जाते हैं, तो क्या वो होते। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस या जेंडर बेस्ड अगर वायलेंस की बात की जाए तो 63,000 जेंडर बेस्ड वायलेंस यहाँ पर क्रिएट होता है इन केस ऑफ पाकिस्तान, अगर बात की जाए 2020 से 23 तक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर अगर डिस्कस किए जाए, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात किए जाए एड्रेसिंग फंडामेंटल इश्यूज क्रूशियल फॉर इंश्योर लॉ ट्रूली, यहाँ पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी लॉज यहाँ पर बनाए जाए, फैमिली अफेयर जहाँ पे काम करती हैं, कोई लेबर वुमेन्स है घरों में काम करती हैं, तो उनको जो है मिसट्रीट किया जाता है, अच्छा ट्रीट नहीं किया जाता, उनको जुल्म किया जाता है। उनका इंस्टीट्यूशनल वीकनेस की अगर बात की जाए, डिसमल कन्विक्शन रेट्स है, पुअर कोऑर्डिनेशन अमंग लीगल एंड मेडिकल बॉडीज है। आप कोई अगर कोई इश्यूज क्रिएट हो भी जाता है, हैरेसमेंट हो जाती है, कोई इश्यू हो जाता है, तो उसकी प्रॉपर मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं आती, उसकी वजह आपको पता ही है, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पर देखा जाए तो मींस अगर कह ले कि इफेक्टिव अगर कोई कह ले का इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए पॉलिसीज की, तो वो नहीं हो पाती, तो वो करना जरूरी है ताकि विमेन्स हमारे सोसाइटी का हिस्सा है, 50% वो शेयर करते हैं, तो उनको राइट प्रॉपरली और इक्वली मिलने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर तो इससे हमारी नेशन जो है वो ग्रोथ होगी, ठीक है, नेशन बिल्डिंग होगी, ठीक है, सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगी, ठीक है, ये एक अच्छा पॉजिटिव साइन। सोसिस्टल स्टिग्मा आपको पता ही है, लैक ऑफ विक्टिम प्रोटेक्शन, ये प्रोग्राम्स यहाँ पर अगर देखा जाए तो लैक ऑफ जिस तरह बेसिक इनकम सपोर्ट किया गया ना, यहाँ पर का विमेंस को जो है यहाँ पर पैसे दिए जाते हैं, उनको मदद हेल्प किया जाता है, मतलब कोई अफोर्ड नहीं कर पाते बहुत सारे पॉवर्टी को बाहर निकालने के, तो यहाँ पर वुमेन्स के लिए वो प्रोग्राम है। तो यहाँ पे जो यहाँ का इस तरह का जो प्रोग्राम है वो वुमेन्स के लिए, विमेन के लिए होने चाहिए प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स, बेसिकली ये बात की जा रही है, ठीक है। तो ये एंटी अब्यूज बिल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन लाजमी करें। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट चलें, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, डिजास्टर्स इन्फ्लिक्ट 3.26 ट्रिलियन डॉलर बिलो ऑन ग्लोबल एग्रीकल्चर, किसके, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूएनओ, ठीक है। अगर हम ग्लोबली लॉसेस अगर इसका देखें तो बहुत ज्यादा बढ़ गया, माउंटेन क्राइसिस। आपको पता है कि साउथ अफ्रीका के अंदर देखें, अफ्रीका के ना सोमालिया है, चाड है, वहां पर इतना फूड शॉर्टेज है, वाटर शॉर्टेज है, आप यू कांट इमेजिन, इतना है। अगर आप इसकी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की अगर आप वहां पर रिपोर्ट्स को पढ़े ना, तो मिलियंस पीपल को यहाँ पर हेल्प आउट किया जाता है। यहाँ पर अगर टोटली अगर देखा जाए 33 ईयर्स के अंदर, लास्ट 33 ईयर्स के अंदर देखा जाए तो डिजास्टर की वजह से 3.26 बिलियन जो है यहाँ पर लॉस हुआ है, एग्रीकल्चर का लॉस हुआ है। तो यहाँ पर इतना अगर लॉस हुआ है तो यहाँ पर फिर जो फूड शॉर्टेज क्यों नहीं होगी, नेचुरल डिजास्टर की वजह से। तो इसके ऊपर प्रैक्टिकल मेजर्स की जरूरत है। अगर देखा जाए एवरेजिंग 99 बिलियन डॉलर एनुअली बनता है, कितना, 99 बिलियन डॉलर एनुअली बनता है हर साल का, नेचुरल डिजास्टर से इतना एग्रीकल्चर लॉस हो रहा है। अगर एशिया की बात की जाए, तो 47% जो कंट्रीब्यूट जो करता है ना वो एशिया करता है, इतना एग्रीकल्चर लॉस है इसके अंदर। 1.53 ट्रिलियन डॉलर जो है आउट ऑफ 3.26 ट्रिलियन डॉलर से जो आउट कितना बनता है, 1.53 ट्रिलियन डॉलर जो लॉस किसका होता है, एग्रीकल्चर लॉस सिर्फ एशिया के अंदर होता है। अगर हम यहां पर बात करें
यहां पर जो जीडीपी कितना बता है 4% जीडीपी, मैं बताना भूल गया, यहां पर जो एनुअली कितना पड़ता है 4% जीडीपी का बनता है, ग्लोबल जीडीपी का जो शेयर बनता है। यहां पर होता क्या है, फ्लड्स आते हैं, स्टॉर्म्स आते हैं, ड्रॉट्स आते हैं, जिसकी वजह से यहां पर इसका लॉस होता है। इन केस ऑफ पाकिस्तान अगर देखा जाए, आपको पता है कितना यहां पर लॉस हुआ है? अभी जो 2022 के अंदर जो फ्लड्स आया था, यहां पर अगर देखा जाए तो 9 मिलियन पीपल यहां पर इफेक्ट हुए, 9 मिलियन लोग यहां पर इफेक्ट हुए, और 8,49,000 एकड़ जो है यहां पर जो क्रॉप्स के वो यहां पर डैमेज हुए हैं। तो इतना एग्रीकल्चर लॉस हो रहा है डिजास्टर्स की वजह से, नेचुरल डिजास्टर की वजह से। और नेचुरल डिजास्टर किस वजह से आते हैं? यू नो वेरी वेल कि क्लाइमेट चेंज की वजह से आते हैं। तो आज जो COP30 होने जा रही है, COP30 होने जा रही है, और 20 से लेकर 29 तक जो प्रोमिसेस किए गए हैं लॉस एंड डैमेजेस फंड्स के, जो 7 मिलियन तक थे, अभी तक 3 मिलियन यहां पर कलेक्ट हुए हैं। तो यहां पर चाहिए कि जितने भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनको यहां पे सपोर्ट करनी चाहिए। अफेक्टेड कंट्रीज है पाकिस्तान, अभी रिसेंटली 2025 के अंदर इतना लॉस हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए 2022 के अंदर ऑलमोस्ट पाकिस्तान का 30 बिलियन डॉलर जो है वो पाकिस्तान का यहां पे लॉस हुआ, इतना लॉस हुआ पाकिस्तान को, ठीक है, 2022 के अंदर जो फ्लड आया। तो यहां पर जो COP30 हो रही है उसके अंदर पाकिस्तान का यहां पर फंड्स की डिमांड कर रहा है, वो 10 टू 20 मिलियन डॉलर जो है यहां पर पाकिस्तान को चाहिए, एटलीस्ट कुछ ना कुछ रिहेबिलिटेशन हो सके यहां पर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर ले। अब हम चलते हैं, हमारे इंग्लिश वर्ड्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लाजमी करिए, आज बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। वोयरिस्टिक, वोयरिस्टिक का मतलब होता है रिलेटिंग टू गेनिंग प्लेयर बाय वाचिंग अदर सीक्रेटली, झांकना, छुप छुप कर देखने से लुत्फअंदोज होना, ठीक है। कंटोर का पता ही आपको आउटलाइंस को बोला जाता है, ठीक है, या समथिंग। क्रॉलर का मतलब होता है कि आप बॉट या प्रोग्राम्स जो होता है ना, बॉट हम यूज करते हैं, उसको बोला जाता है वेब को खंगालने वाला जो होता है। लरेड का मतलब होता है यहाँ पे शॉकिंगली वाइव्ड एंड सेंसेशनल, यहाँ पे चौंका देने वाला, सनसनीखेज। कंटेस्टेशन का मतलब होता है कि डिस्प्यूट, ठीक है, डिसएग्रीमेंट। बैटरेल का मतलब होता है यहाँ पर गद्दारी या बेवफाई को बोला जाता है। कोरिजन का मतलब होता है यहाँ पर फोर्स, प्रेशर, दबाव डालना, ठीक है। हॉलोड का मतलब होता है खोखलापन। यहाँ पर ब्लंटली का मतलब होता है बिल्कुल ओपनली एंड ऑब्वियसली बात करना, ठीक है, जिस तरह रफिया जकरिया ने अपने ओपिनियन के अंदर की है, ठीक है। इसी का अनरिलेंटिंग का मतलब होता है नॉट स्टॉपिंग, ठीक है, कंटिन्यूअसली रहना, बेलगाम रहना। डिसमेंटल का मतलब होता है ब्रेक अपार्ट, ठीक है, टुकड़ों में तकसीम कर देना या उसको खत्म कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। पेरिलस का मतलब होता है वेरी डेंजरस, बहुत खतरनाक हो। डिप्रेविटी का मतलब होता है यहाँ पर एक्सट्रीम मॉरल करप्शन को बोला जाता है, किसको? एक्सट्रीम लेवल के ऊपर मॉरल करप्शन को बोला जाता है, ठीक है। वैंक्विश्ड का मतलब होता है डिफीटेड कंप्लीटली, मुकम्मल तौर पर तबाह कर देना। ब्लंट का मतलब होता है यहाँ पर डायरेक्ट आर नॉट पोलाइट नॉट शार्प, ठीक है, बिल्कुल दो टोक, सीधा सीधा मुंह के ऊपर बोल देना। प्रूडेंट का मतलब होता है गुस्ताख को या अक्लमंद को भी बोला जाता है, एहतियात करने वाला को भी बोला जाता है। जंक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, पॉइंट इन द टाइम, क्रिटिकल स्टेज, ठीक है, मरहला, नाजुक मोड़ पर। डिसमेल का मतलब होता है यहाँ पर डिस्प्रेसिंग या ग्लूमी को बोला जाता है, मायूस कौन या अफसुर्दा को। टूथलेस जो होता है, अब यहाँ पर टूथलेस को बोला जाता है पावरलेस, इन इफेक्टिव, बेअसर, बेख्तियार को बोला जाता है, ठीक है, पावरलेस। प्रेवलेंस का आपको पता ही है कि